Good morning, students. In our last class, we have discussed the laws of photoelectric emission, right? जब भी फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होता है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कारण जब इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं और उसके कारण जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो कुछ रूल्स को फॉलो करती है और कुछ लॉज होते हैं जो कि फॉलो होते हैं फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के टाइम पे। ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी एंड वी नो दैट आइंस्टीन ने उसके बेसिस पे एक इक्वेशन दी थी विच इज कॉल्ड एज द आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, राइट? सो आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो समझते हैं कि आइंस्टीन ने ये जो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन दी थी, दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो किस तरीके से उन्होंने ये इक्वेशन दी थी एंड व्हाट वाज बेसिकली दिस इक्वेशन, दैट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, राइट? सो सबसे पहले आइंस्टीन ने बोला था, एक्चुअली आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी वो प्लांक की थ्योरी पे बेस्ड थी। जब हम लोगों ने चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लाइट के अभी तक लाइट के दो नेचर्स डिस्कवर किए गए थे, या बोला गया था कि लाइट जो है वो कॉर्पस्कुलर नेचर को फॉलो करती है, मतलब कि पार्टिकल नेचर को फॉलो करती है और छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है, जिसको कि बोला गया था कॉर्पस्कल्स, राइट? एंड दिस वाज कॉल्ड एज द कॉर्पस्कुलर थ्योरी। बट लेटर ऑन ये थ्योरी जो थी वो फेल हो गई थी एंड दिस थ्योरी वाज गिवन बाय आइंस्टीन, राइट? इसके बाद हाइगन की वेव थ्योरी आई थी और हाइगन ने बोला था कि लाइट जो है वो वेव नेचर को फॉलो करती है, बट लेटर ऑन ये थ्योरी भी फेल हो गई थी। इसके बाद प्लांक ने अपनी थ्योरी दी थी और प्लांक ने कहा था लाइट ना तो कम्प्लीटली पार्टिकल नेचर को फॉलो करेगी और ना ही कम्प्लीटली वेव नेचर को फॉलो करेगी, बट लाइट जो है वो डुअल नेचर फॉलो करती है और इन दोनों नेचर्स को वो फॉलो करती है। दैट इज समटाइम्स वो एज अ पार्टिकल बिहेव करती है और समटाइम्स वो वेव के तरह ट्रेवल करती है। ये चीज दी थी, बताई थी हमको प्लांक ने। और प्लांक की थ्योरी के बेसिस पे आइंस्टीन ने एक इक्वेशन के फॉर्म में उस चीज को रिप्रेजेंट किया एंड दिस इक्वेशन वाज कॉल्ड एज द आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो समझते हैं कि क्या थी फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो लाइट है वो पैकेट्स ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल करती है, राइट? इट द लाइट ट्रेवल्स इन द पैकेट्स ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी। जो लाइट है वो पैकेट्स ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल करती है, मतलब एक सर्टेन एनर्जी लिमिट्स के कुछ पैकेट्स होते हैं और इन पैकेट्स को उन्होंने नाम दिया फोटॉन्स, राइट? सो फोटॉन्स आर नथिंग बट द पैकेट्स ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी, और उन्होंने बोला कि लाइट जो है वो इन्हीं फोटॉन्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। ऑल्सो उन्होंने एक चीज़ हमको बताई कि जो फोटोन है उस फोटोन की एनर्जी कितनी होती है। तो उनकी एनर्जी होती है E इज इक्वल्स टू एच न्यू के बराबर, वेयर E इज द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स, H इज द प्लांक कांस्टेंट। H जो है वो प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, राइट? तो H जो है वो प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हो गई 6.67 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और न्यू जो है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? जो फ्रीक्वेंसी होगी, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड एच इज द प्लांक कांस्टेंट। तो कोई भी फोटोन जिस एनर्जी को कैरी करता है उसकी एनर्जी कैन बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन दैट आई हैव रिटन ओवर हियर, दैट इज E इज इक्वल्स टू एच न्यू, राइट? इसके अलावा उन्होंने ये बोला था कि यहाँ पे जब हमने डिस्कस किया था कि जब वेव थ्योरी फेल हुई थी तो कैसे हुई थी कि सपोज ये एक मेटल सरफेस है, यहाँ पे कोई एटम है, यहाँ पे कुछ वेव्स आई और दो या दो से ज्यादा वेव्स मिलकर इस एटम को एक्साइट कर दे तो ताकि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एक्साइटेड एनर्जी लेवल में जा सके। बट ये चीज ऑब्वियसली नहीं होती है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि लाइट यहाँ पे पैकेट्स ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल करती है और इस तरीके से ये जो फोटॉन्स हैं ये इंसिडेंट होंगे किसी भी मेटल सरफेस पे, और जैसे ही ये फोटॉन इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हुआ तो ये फोटॉन इमीडिएटली अपनी एनर्जी इस मेटल को दे देता है, जिसके कारण इमीडिएटली एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हो जाएगा। तो एक फोटॉन अपनी एनर्जी से एक ही इलेक्ट्रॉन को इमिट कर पाता है, वो भी विदाउट एनी टाइम डिले। इसीलिए
फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो इंटरेक्शन है वो कैसा इंटरेक्शन होता है? इट इज 1-to-1 इंटरेक्शन, राइट। सो फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, क्योंकि फोटोन अपनी एनर्जी डायरेक्टली देकर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है फ्रॉम द मेटल सरफेस, राइट। अब किसी भी फोटोन ने किसी भी एटम को जो एनर्जी दी, उस एनर्जी को लेकर उन्होंने कुछ चीजें हमको बताई थी। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने हमको ये बताया था कि किसी भी एटम को जो एनर्जी मिली, उस एनर्जी का यूज वो दो तरीके से करता है। सबसे पहला, इस इलेक्ट्रॉन को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वर्क फंक्शन एनर्जी के फॉर्म में, मतलब कि ऑब्वियसली बात है कि इलेक्ट्रॉन मेटल से या एटम से बाहर तब पाएगा जब उसको मिनिमम एनर्जी मिले, दैट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन एनर्जी, राइट। सो किसी भी एटम को जो एनर्जी मिली, सबसे पहले तो उसका यूज होता है एज अ वर्क फंक्शन एनर्जी। अब वर्क फंक्शन एनर्जी जब उसको मिल गई तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ गया। अब मान लीजिए अगर जो एनर्जी फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को दी, अगर वो एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेटल के सरफेस पे आ पाएगा, वो एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा, राइट। अगर मैं उस इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी भी देना चाहता हूं तो जरूरी है कि मैं ये जो एनर्जी दूं वो वर्क फंक्शन एनर्जी से ज्यादा हो। तो जब आप किसी भी एटम को वर्क फंक्शन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी देते हो तो उस केस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी वर्क फंक्शन एनर्जी के कारण बाहर आ गया, और इसके अलावा बाकी जितनी भी बची हुई एनर्जी है, उस एनर्जी के कारण जो इलेक्ट्रॉन है उनको वेलोसिटी मिलती है, और जो बची हुई एनर्जी है दैट कैन बी कंजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो किसी भी एटम को हमने जो टोटल एनर्जी दी उसका दो तरीके से यूज हुआ। पहला वर्क फंक्शन के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर लाने के लिए, और दूसरा उसको काइनेटिक एनर्जी, मतलब उसको वेलोसिटी प्रोवाइड करने के लिए, राइट। और जब वो मूविंग, मतलब जब उसको वेलोसिटी मिल गई और वो मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी दैट कैन बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है? द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम, राइट। सो यहाँ से हमको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आती हैं दैट एनर्जी, वर्क फंक्शन एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये चीज़ हमको समझ में आती है। तो इन पॉइंट्स के बेसिस पे आइंस्टीन ने अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी थी। तो आप समझते हैं कि आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन उन्होंने किस तरीके से दी थी, राइट। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, किसी भी मेटल सरफेस पे अगर आपने कोई फोटोन इंसिडेंट करवाया तो फोटोन की मान लीजिए टोटल एनर्जी अगर है कैपिटल ई, तो ये जो टोटल एनर्जी है उसको दो तरीके से यूज किया जाएगा। पहला, इसको दो तरीके से यूज किया जाएगा। पहला एज अ वर्क फंक्शन एनर्जी, और दूसरा टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। ये चीज हमको समझ में आई थी आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, मतलब उन्होंने ये चीज हमको बोली थी। यहाँ पे मुझे पता है दैट E इज इक्वल्स टू एच न्यू, कि कोई भी फोटोन कितनी एनर्जी कैरी करता है? एच न्यू के बराबर। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है? इट इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, वेयर m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी, राइट। हम यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी के लिए कंडीशन लेके चलते हैं। तो हम ये अगर मैं ये दोनों वैल्यूज ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दूं, दैट इज इक्वेशन ए, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी एच न्यू इज इक्वल्स टू फाई नोट प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, राइट। सो जब आपने इतनी एनर्जी दी तो उस एनर्जी का दो तरीके से यूज हुआ। जो इक्वेशन है दैट वी हैव गॉट फ्रॉम हियर। नाउ अगर ये फाई नोट को मैं LHS में लेकर आऊं तो मुझे मिल जाएगा हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई नोट, राइट। तो यहां से हमने फाई नोट को जस्ट इधर शिफ्ट कर दिया है एंड वी हैव गॉट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम हियर। अगर मैं इस चीज को डायग्रामेटिकली समझूं तो ये एक मेटल सरफेस है जिसपे मैंने फोटोन इंसिडेंट करवाया इस तरीके से,
और फोटोन ने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी और इस कारण से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से एमिट हो गया अपनी मेटल सरफेस के बाहर, राइट। और वर्क फंक्शन एनर्जी के अलावा उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी हाफ वी मैक्स स्क्वायर। नाउ if the frequency of the incident photon is equal to the threshold frequency, मतलब कि अगर मैंने जिस फोटोन की जो एनर्जी है अगर वो जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी तो उस केस में ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली जीरो। मतलब अगर रेडिएशन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर, तो इलेक्ट्रॉन केवल मेटल सरफेस पे आ पाएगा, उससे बाहर नहीं जा पाएगा, या हम बोल सकते हैं कि उसको वेलोसिटी नहीं मिल पाएगी, राइट। तो उसके जब उसको वेलोसिटी ही नहीं मिल पाई तो उस केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो के बराबर, और अगर आप यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे सो दैट यू विल गेट एच न्यू माइनस फाई नॉट इज इक्वल्स टू जीरो। इसकी जगह पे मैंने जीरो पुट कर दिया एंड आई हैव गॉट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम हियर, और यहाँ से आपके पास फाई की वैल्यू आ जाएगी दैट दिस फाई इज इक्वल्स टू एच न्यू, दैट इज जो वर्क फंक्शन एनर्जी होती है उसको हम एच न्यू के बराबर लिख सकते हैं, वेयर एच इज ऑब्वियसली द प्लांक कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। दिस इज फाई नॉट, और phi naught is equals to h nu, where this nu is not only the frequency but it is the threshold frequency, and since if it is a threshold frequency that's why I have to write v naught here, where this v naught is representing the threshold frequency here, right। अगर आपके पास यहाँ से जो इक्वेशन आई है अगर आप उसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यहाँ पे गिव इट इक्वेशन नंबर बी, अगर हम फाई नॉट की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दें सो दैट वी विल गेट हाफ वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, राइट। तो हमने अच्छा यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि ये जो है ये v है और ये जो है वो न्यू है, तो सिंबल्स का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहां से आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा दैट दिस हाफ m v max square is equals to h into nu minus nu node, right। so यहाँ से हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया that is half v max square is equals to h nu minus nu node। So this equation is nothing but the Einstein's photoelectric equation, right। so this is known as Einstein's फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसी को हम बोलते हैं आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, व्हिच कैन बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन दैट इज बीइंग गिवन ओवर हियर, राइट। और आइंस्टीन की इसी फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन की हेल्प से हम जो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के लॉज हैं उनको भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरीके से वो चारों लॉज इस इक्वेशन की हेल्प से सेटिस्फाई होते हैं, राइट। तो सबसे पहला लॉ जो था कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन दैट इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, पहला लॉ ये था। सो ऑब्वियसली बात है कि चूंकि यहाँ पे आप फोटोन नेचर कंसिडर कर रहे हो, मतलब जो लाइट है वो फोटोन के फॉर्म में इंसिडेंट हो रही है, तो जब लाइट फोटोन के फॉर्म में इंसिडेंट हो रही है तो हर एक फोटोन इंडिविजुअली अपनी एनर्जी एक एक इलेक्ट्रॉन को देगा। ये चीज़ हम लोगों ने अभी डिस्कस की कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे सकता है और ये 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन ज़्यादा होंगे, अगर आप ज़्यादा फोटोन्स इंसिडेंट करवाओगे तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट होंगे, राइट। सो ज़्यादा फोटोन इंसिडेंट करवाना मतलब ऑब्वियसली इंटेंसिटी ज़्यादा होना, तो जब इंटेंसिटी ज़्यादा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड भी ज़्यादा। तो यहाँ से आपका जो फर्स्ट लॉ है वो वेरीफाई होता है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे। सेकेंड चीज़ उन्होंने ये बोली थी कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है फोटोन की वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। तो यहाँ से तो हमको ये चीज़ ऑब्वियसली डायरेक्टली समझ में आ रही है कि हाफ वी मैक्स स्क्वायर
is obviously h is the Planck constant, and since it is a constant, so we can easily say that this term is proportional to v. इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ऑब्वियसली डिपेंडेंट होगी, और यू कैन से दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के. अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा, एंड वाइस वर्सा अगर फ्रीक्वेंसी कम तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, राइट. द नेक्स्ट वुड बी कि हर एक मेटल के लिए एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, और अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इमिट नहीं हो पाएंगे, राइट. तो वो चीज़ भी यहाँ से बिल्कुल सही साबित की जा सकती. ऑब्वियसली बात है कि अगर ये न्यू छोटा हुआ न्यू नॉट से, राइट, अगर इस न्यू की वैल्यू छोटी हुई न्यू नॉट से, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, और फोटोन जो है वो नेगेटिव एनर्जी को कैरी नहीं कर सकता है, राइट. तो ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट था वो भी बिल्कुल सही है कि हर एक मेटल के लिए अगर न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से ज़्यादा होगी सिर्फ तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हो पाएगा, अदरवाइज इस इक्वेशन की हेल्प से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो RHS मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, राइट. सो थर्ड लॉ भी जो था वो वेरीफाई हो रहा था, एंड ऑब्वियसली बात है कि जो फोर्थ लॉ है वो तो वेरीफाई हो ही रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच का 1-to-1 इंटरेक्शन है. एक फोटोन बिना किसी टाइम डिले के एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकता है, राइट. सो फोर्थ लॉ ऑब्वियसली यही बोलता है कि टाइम लैग नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इंसिडेंट होने और इलेक्ट्रॉन के इमिट होने में. दैट इज दिस 1-to-1 इंटरेक्शन इज ऑल्सो गेटिंग वेरीफाइड, और इस तरीके से हम इस एक्सप्रेशन की हेल्प से इन चारों लॉज को समझा सकते हैं, और आइंस्टीन की जो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो कम्प्लीटली फॉलो करती है, राइट. तो ये जो चारों लॉज थे वो कम्प्लीटली एक्सप्लेन किए जा सकते थे आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के द्वारा. नाउ लेट अस प्रैक्टिस सम न्यूमेरिकल्स दैट आर बेस्ड ऑन द आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. Now, one numerical is being given to us here, and we have to solve this numerical. सबसे पहले numerical जो है वो पढ़ते हैं. The threshold frequency, this TF का मतलब है threshold frequency. The threshold frequency of a metal is F node. एक मेटल है जिसकी threshold frequency की वैल्यू आपको given है, that is this nu node is equals to F node, right? Threshold frequency की वैल्यू हमको यहाँ पे given है कि किसी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है F नोट के बराबर. हमने उस मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करवाई जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2F नोट, राइट. तो एक लाइट हमने इंसिडेंट करवाई जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2F नोट, और जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए हैं उनकी कुछ वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे v1, राइट. मतलब वैल्यू नहीं गिवन है, उसको आप उन्होंने बोल दिया कि कुछ वेलोसिटी है जिसको कि हमने v1 से रिप्रेजेंट कर दिया. इसके अलावा एक दूसरी लाइट जब उन्होंने इंसिडेंट करवाई जो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी है 5F नोट के बराबर, तो उस केस में जो वेलोसिटी है दैट इज गिवन बाय v2, दैट इज इक्वल्स टू v2. आपको निकालना है दैट द रेशियो बिटवीन v1 एंड v2, राइट. वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ v1 एंड v2 कि दोनों वेलोसिटीज का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, ये चीज आपको बतानी है. सो हाउ वी कैन फाइंड इट आउट, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे वो समझते हैं. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स वी नो दैट द फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, राइट. फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से मेरे पास एक चीज है दैट हाफ m Vmax स्क्वायर इज इक्वल्स टू h nu माइनस h nu डैश, और h nu माइनस h nu नोड इज बेसिकली द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो मैं इसको फाई नोड के बराबर भी लिख सकता हूँ, राइट. तो ये चीज हमारे पास है, हमको ये चीज पता है आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के हेल्प से, राइट. तो अगर सबसे पहले हम फर्स्ट केस लेके चलते हैं, तो अगर मैं फर्स्ट केस के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू h इंटू 2F नोड माइनस h न्यू नोड, और न्यू नोड नहीं लिखते हुए हमने उसको F नोड लिख दिया, राइट. सो जब आप फर्स्ट केस के लिए सॉल्व कर रहे हो तो हाफ m एज इट इज Vmax को v1 से डिनोट किया, जो कि हम फर्स्ट केस के लिए सॉल्व कर रहे हैं. h एज इट इज
फर्स्ट केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 2f नोड के बराबर, सो यू जस्ट हैव पुट द हियर f1 की जगह पे हमने लिख दिया 2f नोड माइनस h एज इट इज न्यू नोड दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हमने लिख दिया f नोड के बराबर, राइट। सो हमने सारी चीजें जो है वो यहाँ पे पुट कर दी हैं हियर। ऑन सॉल्विंग वी विल गेट हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2hf नोड माइनस hf नोड इज इक्वल्स टू hf नोड। सो यहाँ से आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू hf नोड के बराबर। और अब सेकेंड केस के लिए अगर मैं समझूं तो सेकेंड केस के लिए हो जाएगा द केस 2 विल बी गिवन बाय, तो सेकेंड केस के लिए जब मैंने वैल्यूज पुट की तो हो जाएगा ये हाफ एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 5f नॉट माइनस hf नॉट। यहाँ पे जब आपने वैल्यूज पुट की सो यू विल गेट हाफ एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 में से 1 गया तो 4f नॉट बचा, राइट। आपको निकालना है इन दोनों का रेशो, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया, इन दोनों को हम आपस में डिवाइड कर देते हैं सो दैट हमारे पास रिलेशन आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन में हाफ एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू hf नोड अपॉन में 4hf नोड, राइट। हाफ एम वी से हाफ एम वी कैंसल, वी विल गेट v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ hf नोड से hf नोड कैंसल, और यहाँ से आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2, दैट इज जो वेलोसिटी है दोनों ही केसेस में उनका जो रेशो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1:2। मतलब फर्स्ट केस में सेकेंड केस में जो वेलोसिटी होगी वो जस्ट डबल होगी फर्स्ट वाले केस के। So this was a simple सा numerical that we have solved with on the basis of photoelectric equation. Now in our next class we are going to solve some more numericals that are based on the photoelectric equation. So that's all for today's class, students. The further topics we are going to discuss in our next class. Thank you.